क्या कहते हैं, हमने सुन लिए सेशंस जो थे। जो डायरेक्ट टैक्सेस वाले जो सेशंस थे बच्चे, वो सुन के आए। मेरी Yes, आवाज sir. आ रही है? Yes, किसी sir. को हाँ जी सर। किसी को यस कोई सर, किसी यस को सर। कोई चैलेंज, किसी को कोई डिफिकल्टी? नो सर। क्लियर है अपने आप में एकदम? हमने कवर क्या क्या करा? एक तो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस कवर कर लिया होगा। रेजिडेंशियल स्टेटस के अलावा और क्या क्या चीज Sir. कवर करी है? हाँ जी, सर सर बोलो बच्चे। रेजिडेंशियल स्टेटस में सर डेट जो आपने मतलब उसमें समझाई है ना, वो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई। 365 डे प्रीवियस ईयर, मेरे को ना उसमें अभी भी जाके कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा। कितनों को कंफ्यूजन यस हो सर। जाती है बच्चे? कितने स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है? कितनों को नहीं समझ में आई? चैट बॉक्स पे जो है, लेट्स पुट इट ऑन दी चैट बॉक्स। जिसको नहीं समझ में आई है वो लिख दे उस चैट बॉक्स के ऊपर कि नहीं आई जी समझ में, मेरे को नहीं आई। हाथ खड़े कर लो अपने, मतलब वहां पे होगा ना वो। किसी का नहीं मैसेज आया? यानी सबको आ गई समझ में, सिर्फ एक ही बच्चे को नहीं आई? कोई बात नहीं बेटा, वो फिर जो है हम ऑफलाइन समझ लेते हैं एक बार ही ना। इस क्लास के बाद मीन्स एक काम करना, कल मंडे है, कल कोई क्लास तो है नहीं हमारी, तो कल किस टाइम मेरे को आप कॉल करोगे, मैं आपको 1 to 1 समझा दूँ। इस टाइम फिर हम जो है, जो 8 स्टूडेंट्स बाकी ओके हैं सर। उनका टाइम नहीं ना खराब करते, अगर उनको समझ नहीं में सर, आ हम गई है। हाँ जी, हैंड्स सर हमने भी हम सर हमने हैंड्स रेज किए हुए हैं। सर हमने मुझे भी नहीं नजर समझ आए में थे। अच्छा, आपने भी समझना है, ठीक है ठीक है। तो कंसेप्ट तो सिंपल ही है, वो एकदम कुछ ऐसा है नहीं उसमें। मैं एक व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको, मतलब मेरा बोर्ड नजर आ रहा है जिसमें मैं लिखूंगा आपके लिए? नो सर। तो नो सर। विजिबल नहीं है। एक सेकंड ठहरो। हाँ, आ गया? यस सर। यस सर। तो यस सर। हमारा हमारा जो है इंडिविजुअल्स के केस में जो है वो चीज होती है, जो नंबर ऑफ डेज का जो स्टे है उसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं हम। नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया, जितने दिन आप इंडिया में हो उसके बेसिस पे आप डिफाइन करते हो कि आप इंडियन रेजिडेंट हो या नहीं हो। ठीक है जी। तो आपने सेशन सुना सबने, या सेशन ही नहीं सुना? सर सुना। सुना है सर। तो समझ क्यों नहीं आया? ये तो सेशन भी पंजाबी में था। सर 182 डे ये था, ये भी समझ में आ गया कि यहाँ रहना चाहिए, लेकिन मतलब जब आपने मतलब इधर दो क्वेश्चन दो करवाया ना और कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं बेटा पता यस करने सर। के लिए कि आप जो यस है सर। वो रेजिडेंट हैं या आप जो या है फिर वो नॉन नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट है। तो वो दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं जरा बता दो। पहली कंडीशन है 180 डे होना 182 चाहिए। डेज इन दी प्रीवियस यस ईयर। सर। प्रीवियस ईयर के अंदर जो है आप 182 दिन के लिए हिंदुस्तान में होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? पिछले 4 साल में मतलब 365 डेज। प्रीवियस ईयर में कितने दिन? 365 डेज। प्रीवियस ईयर में 60 डेज। 60 डेज। ओके यस सर। 4 previous years preceding the current previous year। जो जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं उससे पहले वाले जो 4 प्रीवियस ईयर्स हैं, 4 years,
4 previous years preceding the related प्रीवियस ईयर, इसके अंदर जो है आपका जो टोटल स्टे होना चाहिए वो 365 डेज होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन जो है वो किसी की फुलफिल हो रही है, 182 डेज या प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उससे पिछले वाले 4 प्रीवियस ईयर्स में 365 दिन, तो ये दोनों ही तरह के लोग जो हैं ये रेजिडेंट कहलाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया बच्चे आपको, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब इसमें जो है एक्सेप्शन जो है वो भी बड़ी क्लियरली बताई गई थी। वो एक्सेप्शन क्या थी? वो जो है जिसमें सेकंड वाली कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। सेकंड वाली कंडीशन कुछ एक लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो कौन से लोग हैं? बेसिकली दे आर इंडियन नेशनल्स, जो इंडियंस हैं। इंडियंस और इंडियन नेशनल्स एक ही बात हुई। इंडियन नेशनल्स, इंडियन नेशनल्स कौन हुए? जिनका पासपोर्ट इंडिया से बना हुआ है। कई बार आपने सुना होगा कि वहां यहाँ से इंडिया से लोग जो है वो जाते तो हैं नौकरी करने या बिजनेस करने फॉरेन कंट्री। वहां जाने के बाद वो अपना इंडिया का पासपोर्ट कैंसिल करवा लेते हैं और जिस कंट्री में जाते हैं उसी कंट्री का पासपोर्ट बन जाता है उनका। जैसे अगर किसी को कनाडा की जो है वो पीआर लग जाती है, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, तो फिर वो कनाडा का ही जो है वो सिटीजन भी बन जाता है। लाइकवाइज यूएस में भी ऐसा हो जाता है, इंग्लैंड में, आयरलैंड में, यूके में, सब जगह ऐसे हो जाता है। तो आप कर सकते हैं वो। बट जब तक आप इंडियन नेशनल हैं उस टाइम पे आप जो है इस सेकंड वाली कंडीशन से बच सकते हैं। मींस सेकंड वाली कंडीशन में यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट। आप रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए आप इनके लिए खाली 182 दिन वाली कंडीशन ही लगाओगे। वो कौन से इंडियन नेशनल्स हैं? वो दो तरह के इंडियन नेशनल्स हैं। फर्स्ट जो वो इंडियन नेशनल्स हैं, दे आर द इंडिविजुअल्स हु लीव इंडिया as a member of crew, ship और एयरलाइन, दोनों में से किसी का भी क्रू हो सकता है। वो मीन्स आपकी नौकरी जो है वो जहाज पे लग जाती है, चाहे वो हवाई जहाज पे लगे चाहे समुद्री जहाज पे लगे। वो वाला जहाज जो हिंदुस्तान छोड़ के हर तीसरे दिन भागा होता है, तो आप जो है वो पहली वाली कंडीशन के बेसिस पे ही रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट डिसाइड करना है। दूसरी वाली कंडीशन आपके लिए जो है वो इग्नोर कर दी जाएगी। सिर्फ पहली कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, मीन्स 182 दिन से ज्यादा हिंदुस्तान में हो तो आप रेजिडेंट हो, अदरवाइज यू विल बी नॉन रेजिडेंट। आपके लिए ये 60 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी इफ यू आर अ मेंबर ऑफ अ शिपिंग क्रू। आप समुद्री जहाज के या हवाई जहाज के जो है क्रू के मेंबर हो। क्रू के मेंबर होना में क्या हो सकते हो? आप सेलर हो सकते हो, आप कैप्टन हो सकते हो, आप किसी भी तरह से और क्रू का हिस्सा हो सकते हो। आप एयर होस्टेस हो सकते हो, आप शिपिंग होस्टेस हो सकते हो, आप शिप होस्ट हो सकते हो, एनीथिंग यू कैन बी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, ये शिपिंग क्रू वाला। Yes, sir. दूसरा इसमें कंडीशन है कि इफ यू आर एन इंडियन नेशनल एंड यू लीव इंडिया परमानेंटली फॉर प्रोफेशन और बिजनेस, और इसके लिए बेटर वर्ड जो है वो है एम्प्लॉयमेंट। आप अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे हो तो इन दैट केस आपके लिए दूसरी वाली कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी आपका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए। आप पहली वाली कंडीशन के थ्रू ही, वही आपका एक लिटमस टेस्ट है जिसके थ्रू डिसाइड किया जाएगा कि यू आर अ रेजिडेंट और यू आर अ नॉन रेजिडेंट। दूसरी वाली कंडीशन भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। बट दिस इज ट्रू ओनली फॉर इंडियन नेशनल्स। जो विदेश से लोग इंडिया में आते जाते रहते हैं उनके लिए ये पहली दोनों कंडीशंस जो हैं वो इक्वली एप्लीकेबल रहेंगी। ठीक है जी। इसका एक हमने एग्जाम्पल भी समझा है वहां पर, ब्रेटली वाला। ब्रेटली जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है और वो इंडिया जो है वो हर साल आता है और
ऑलमोस्ट 100 डेज के लिए वो इंडिया में ही होता है। तो उसके लिए ये दोनों ही कंडीशंस हमेशा एप्लीकेबल रहेगी, क्योंकि ब्रेट ली इज नॉट एन इंडियन नेशनल। ब्रेट ली जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन नेशनल है। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये क्लियर हो गया बच्चे आपको इस बात से? तो ये दूसरी यस कंडीशन सर। एग्जेम्प्ट होनी है, ये इंडियन नेशनल्स के लिए एग्जेम्प्ट होनी है, ये विदेशियों के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तानियों के लिए है। और यहीं पर आप जो है ये जो कीवर्ड है ये एम्प्लॉयमेंट है। जैसे आप कल को जो है वो इंडिया छोड़ देते हो, आप कोई आप में से जो है वो फॉरेन कंट्री में पढ़ने चला जाता है, तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई पढ़ना जो है, तो रिजल्टेंटली आप जो है वो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों के कंपैरिजन से किसी में भी बन सकते हो। इसके लिए जरूरी है कि यहाँ तो आप किसी शिपिंग क्रू का हिस्सा बन के जाओ और यहाँ आपकी विदेश में नौकरी लग जाए, तब ईदर ऑफ दीज टू कंडीशंस में ही आप जो है वो आप जो है आपकी सेकंड कंडीशन एग्जेम्प्ट होगी, अदरवाइज सेकंड कंडीशन आपकी एग्जेम्प्ट नहीं। क्लियर है ये पॉइंट भी? हाँ जी बोलो। यस सर। तो अब इसमें क्या नहीं समझ में आया हो, वो सवाल आ जाता है सर जिसको नहीं आया। एक केस और था, अभी आपने मतलब जो जडेजा है अफगानिस्तान की टीम से मतलब खेलता है, जो आपने ये अजय वाला जडेजा वाला केस जो समझाया था। यस हाँ सर, जी, यस सर। ये केस मतलब कैलकुलेशन इसकी समझ में नहीं आई, कैसे किया था, मतलब अजय जडेजा कितने वाली डे वो कैलकुलेशन रहा, नहीं कैसे समझ में आई। रहा। तो यस अजय सर। जडेजा जो है उसके लिए सेकंड कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल रहेगी। सेकंड कंडीशन रिमेन्स एप्लीकेबल फॉर अजय जडेजा। ठीक है ना, पहली कंडीशन उसके लिए एप्लीकेबल नहीं थी, बट सेकंड कंडीशन जो है वो उसके लिए एप्लीकेबल है। अब इसमें जो सर है ये कैसे? कैसे वो पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या था कि 100 डेज के लिए जो है वो हर साल जो है वो इंडिया में है, 100 डेज यस सर। इन इंडिया। तो आज ये साल जो है हम मान लेते हैं 2024-25 वाला साल मान लेते हैं, 25-26 तो अभी चल रहा है, तो इसको इग्नोर मारते हैं। 2024-25 की हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने जा रहे हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस किसका डिटरमिन करना है हमने? 24-25 का। ठीक है ना, उस क्वेश्चन में भी 24-25 का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने की यस बात हो सर। रही है। तो ये 24-25 Yes, में sir. 100 दिन है, उससे पहले 23-24 में भी 100 दिन है, 22-23 में भी 100 दिन है, 21-22 में भी 100 दिन है बच्चे, है ना? और Yes, sir. 20-21 में भी 100 दिन है। उससे पहले भी उसके कुछ साल 10 साल दिए हुए हैं या 9 साल दिए हुए हैं, सब में 100 दिन है। बट हम यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, इन 5 सालों का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं बस। ठीक है बच्चे? तो यहां वाला जो Yes, है sir. ये 100 डेज जो है ये कंपेयर किससे करने हैं हमने? विद 60 डेज। 60 यही डेज वाला। कंडीशन थी ना हमारी 60 डेज वाली ही, यस कि सर। ही हैज टू बी Yes. इन द प्रीवियस ईयर फॉर मोर देन 360 डेज, 60 दिन से ज्यादा होना चाहिए। और उससे पिछले 4 प्रीवियस ईयर्स में 365 दिन से ज्यादा होना चाहिए। तो ये पिछले 4 प्रीवियस ईयर्स में कितने दिन है? 400 दिन। 400। तो 400 दिन इधर है और 100 दिन इधर है, तो रिजल्टेंटली ये रेजिडेंट हो गया। इसका 182 दिन देखना ही नहीं हमने। ओके सर। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया। ये जो है ये रेजिडेंट सर जो इसमें है ऐसा नहीं है इसमें ये सर जो इसमें केस यस है ये सर। अजय जडेजा का ना होके ये ब्रेटली का केस है, कि ब्रेटली वाला जो है वो इस यस यस कंडीशन के सर। सर अंदर रेजिडेंट हो गया। अजय जडेजा के लिए ये कंडीशन हाँ, एग्जेम्प्ट है। अजय जडेजा जो है यस वो सर। इंडियन आपने नेशनल है। ठीक है ना, अजय जडेजा जो है वो इंडियन नेशनल है, उसके लिए ये कंडीशन एग्जेम्प्ट है। अजय जडेजा का जैसे ही केस आएगा उसके हमने 182 दिन देखने हैं कि पिछले प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन था, 182 डेज था या नहीं था, वो 100 डेज था। बाकी हमने कुछ देखना ही नहीं है, ये चीजों को इग्नोर कर दिया। यस 182 सर। से 82 डेज से लेस है, तो प्रीवियस ईयर जो है रेलेवेंट प्रीवियस इसलिए ईयर जो हुआ 24-25 उसमें ये नॉन रेजिडेंट हो गया। नॉन अजय रेजिडेंट। जडेजा नॉन रेजिडेंट हो गया, वहीं ब्रेट ली जो है वो रेजिडेंट हो
दोनों रहे हिंदुस्तान में, सर सेम डेज है। हाँ जी। सर ऐसा अजय भी था जडेजा ना जो कि वो है पिछले दिनों में अजय जडेजा जो है वो एग्जेम्प्ट क्यों है? क्योंकि वो फॉर द रीजन ऑफ प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया है, एम्प्लॉयमेंट है उसकी, वो अफगानिस्तान का क्रिकेट कोच था, इसलिए वो एग्जेम्प्ट है। घूमने फिरने के लिए होता तो नहीं था वो एग्जेम्प्ट, क्योंकि वो जॉब के चक्कर में बाहर है, इसलिए एग्जेम्प्ट। हाँ जी, बोलो बच्चे। सर एक और नहीं था जिसमें मतलब वो 120 डेज प्रीवियस ईयर में होना चाहिए और पिछले 4 सालों में वो शायद अब 310 डेज होना वो चाहिए। अगला वाला पॉइंट आ गया, नेक्स्ट पॉइंट आ गया, उसमें अजय जडेजा फॉल कर सकता है। वो 120 डेज वाला जो था वो एक नई यस कंडीशन सर, है, उसमें 120 अजय जडेजा साहब फॉल कर सकते हैं। वो कंडीशन जो है, यहां तक समझ में आ गया आपने को? वो 120 दिन वाला है, उसको छोड़ते हैं 1 मिनट के लिए, उससे पहले वाला क्लियर है? यस यस सर। सर। तो यहाँ जो अजय जडेजा के पास वो जो नई स्टोरी आती है, दैट इज बेसिकली अगेन फॉर इंडियन नेशनल्स। अब यहाँ इंडियन नेशनल्स के साथ साथ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दोनों भी आ जाते हैं। मतलब ये ऊपर वाली जो कंडीशन है ये खाली, अच्छा ये इसमें भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था या इसमें बच्चे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं था, जो हमने ऊपर पढ़ाया है। मींस ये 182 दिन और जो वो 60 प्लस 365 डेज है, दिस इज ओनली फॉर इंडियन नेशनल्स। ये सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए था। अब ये जो आपकी 120 दिन वाली कहानी है, दिस इज फॉर इंडियन नेशनल्स प्लस पीआईओ के लिए भी है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए भी। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडियन नेशनल से डिफरेंट थोड़े से इसलिए तरह से होते हैं, क्योंकि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में वो लोग भी आ जाएंगे जिनके पास आज की डेट में इंडियन पासपोर्ट नहीं है। वो हिंदुस्तान को बिलोंग तो करते हैं, बट वो अपना पासपोर्ट गिव अप कर चुके हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप अगर विदेश चले जाते हो और कॉस्ट अकाउंटेंट बन के ही चले जाते हो विदेश, जो है मीन्स आप में से कोई 2 बंदे जो है या एक बंदा जो है वो फॉरेन कंट्री जाके सेटल हो जाता है। आप लोग जो है इस प्रोफेशन में इतने बढ़िया से पढ़ के जाओगे तो आपको कोई भी कंट्री जो है वो जॉब देगी बढ़िया सी, 1-2 साल में आप तरक्की भी कर जाओगे। फिर 3-4 साल बाद आप देखोगे कि यार मैं तो पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं, तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई भी कर दोगे। आपकी वो जैसे ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होएगी, आपको कहा जाएगा कि आप अब इंडियन पासपोर्ट अपना छोड़ दो, आप अब कनाडा के रेजिडेंट हो जाओ, कनाडा के सिटीजन बन जाओ, आप जो है वो यूके के सिटीजन बन जाओ, किसी की भी कंट्री के सिटीजन बन जाओ। यूएस वाले नहीं देते हैं, बट कनाडा और यूके दे देता है। तो आप जो है ऐसे कर लेते हो, तो अब आप इंडियन नेशनल नहीं रहोगे, आप इंस्टेड जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाओगे, कि कभी हिंदुस्तानी थे, आज अब आप यूके के मेंबर हो, यूके के सिटीजन हो, बट स्टिल यू आर पीआईओ। तो ये जो कंडीशन 120 डेज वाली पढ़ने जा रही है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये 60/365 वाली जो थी, ये खाली इंडियन नेशनल्स के लिए थी। ये इंडियन नेशनल प्लस पीआईओ जो 120 दिन से ऊपर है, दोनों के लिए। अब इसमें पीआईओ में और कौन कौन आ जाता है? एक तो आप इंडियन थे और अब आप इंडियन नहीं रहे, आपने अपना पासपोर्ट छोड़ दिया। दूसरा जो है, आपके बच्चे हो जाएंगे जब, तो वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहेंगे। उनके पास कभी हिंदुस्तानी पासपोर्ट नहीं रहा होगा, बट स्टिल दे विल बी पीआईओज। आपके तो छोड़ो, उनके बच्चे यानी कि आपके पोते, आपके जो नाती दोते जो होते हैं, वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो 2 जनरेशन आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आप आगे चलाते रहोगे। फिर इसमें जो है थोड़ा सा पास्ट में चले जाते हैं। जैसे आपको मैं कह रहा हूं कि आप आज हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ और कल आप पासपोर्ट वहां का बनवा लो, तो यू रिमेन पीआईओ। आपके फोर फादर्स मींस आपके पर्टिकुलरली ग्रैंडफादर या उनके फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, वो कभी इंडिया छोड़ के जो है वो मान लो यूके गए थे, 1947 से पहले गए थे, और उससे पहले 1947 से पहले आप आज के हिंदुस्तान में न रह के पाकिस्तान वाले हिस्से में रहते थे, वो भी हिंदुस्तानी होता था, तो भी आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही कहलाओ। मींस अगर 1947 से पहले आपके ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो इंडिया छोड़ के वहां गए थे, स्टिल हिज नेक्स्ट जनरेशन जो ग्रैंडसन और उसके उनके सन डॉटर जो हैं और ग्रैंडसन्स जो हैं, वो पीआईओ ही कहलाते हैं।
अब पीआईओ जो है, मींस पीआईओ की डेफिनेशन अगर क्लियर हो गई तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि ये जो इंडियन नेशनल्स और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये अगर इंडिया आते हैं और इनकी इंडिया में इनकम भी है, दे आर हैविंग इंडियन इनकम ऑल्सो। इंडियन इनकम इनको कितनी होनी चाहिए? रुपीज 15 लाख से 15 ज्यादा, लाख 15 लाख रुपए से ज्यादा, मोर देन और इक्वल टू 15 लाख। अगर 15 लाख रुपए से इनकम ज्यादा है, 15 लाख से इनकम ज्यादा है मगर बिजनेस नहीं है इंडिया में कोई, नो बिजनेस इनकम। बिजनेस के बिना इनकम कैसे हो सकती है? बिजनेस के इनकम बिना हो सकती है कि इनके एसेट्स इंडिया में है, वो किराए पे दिए हुए हैं, तो रेंटल इनकम हो गई। इनके पास कैश था इंडिया में, डिपॉजिट्स थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया। इनके पास शेयर्स खरीदे हुए एफडी हैं, वो सर। शेयर्स में कैपिटल गेन मिल रहा है, वो सारी इनकम हो गई। तो इनकी इनकम अगर साल की 15 लाख रुपए से ऊपर है तो इनका रेजिडेंशियल स्टेटस अब हमने कैसे निकालना है? रेजिडेंशियल स्टेटस इनका जो है वो निकालना है कि पिछले 4 सालों में, मींस प्रीवियस ईयर से पहले, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 365 दिन इंडिया में होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर में कितने दिन होना चाहिए? 120 दिन। जो वन नॉर्मल कोर्स में 60 दिन था, वो इन लोगों के लिए 120 दिन हो। नॉर्मल इंडियन नेशनल्स के लिए तो 60 डेज वाली कंडीशन वैसे ही नहीं थी, वो हटा ही दी थी। अब अगर वो 15 लाख रुपए की उसकी पैसिव इनकम इंडिया में है तो वो 60 दिन वाली कंडीशन जो हटा दी गई है वो वापस आ गई। 60 दिन की जगह उसको 120 दिन दे दिए गए। अजय जडेजा जो है वो 15 लाख से ऊपर उसकी इनकम डेफिनेटली इंडिया में होएगी। हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो हम इग्नोर मार सकते हैं कि यार 120 दिन तेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। अजय जडेजा वाले क्वेश्चन में वो साथ में कह दे कि उसकी इंडिया में जो है वो पैसिव इनकम जो है दैट इज 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए की उसकी सालाना पैसिव इनकम है, 1 करोड़ रुपए के उसको एफडी से डिपॉजिट, एफडी से इंटरेस्ट ही मिल जाता है। तो वो जो है वो अब 60 दिन से नहीं, उसकी 120 दिन से कैलकुलेट करनी है। फिर हम देखेंगे कि वो इस साल इंडिया में कितने दिन था, वो जी 100 दिन इंडिया में था। तो ये ठीक है, 100 दिन था तो फिर क्या कहते हैं, रेजिडेंट तो नहीं बनता, वो फिर नॉन रेजिडेंट का स्टेटस ही एंजॉय करे। सर अगर वो फुलफिल कर देता है तो डीम्ड रेजिडेंट बनेगा? बिल्कुल जी, वो डीम्ड नहीं, डीम्ड रेजिडेंट के लिए जो है वो फिर एक अलग है कहानी। यहाँ पर वो जो है, हाँ, मीन्स इस केस में वो डीम्ड रेजिडेंट हो जाएगा। तो डीम्ड रेजिडेंट का मतलब हो जाता है कि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ना होके RNOR ही होगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होगा। ओके सर। वो डीम्ड रेजिडेंट हो जाएगा और वो RNOR हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? यस सर। यस सर। तो पढ़ के तो आए हो यार अच्छी तरह से, थोड़े से डाउट्स ही रह गए, और डाउट्स भी खुद पे ही रह गए कि पता नहीं हमें समझ में आया या नहीं आया। समझ में तो आया हुआ। सर ये जो न्यू टैक्स रिजीम है सर, ये भी एक बार बता दो सर, टैक्स रिजीम। हाँ, ओल्ड और हाँ, रेजिडेंशियल स्टेटस क्लियर है ना, तो अब इसके बाद तो रेजिडेंशियल स्टेटस में कोई चैलेंज नहीं है ना? वो सर। है? अगर मैं बात पूछूं आपसे कर्ता के बारे में, क्या कहते हैं, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैसे जो है वो रेजिडेंट होती है या नॉन रेजिडेंट होती है, वो कैसे पता चलेगा? सर हम कर्ता के रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। ना, सर अगर हमारी कंपनी वो हमें कंट्रोल एंड जो मैनेजमेंट भी देखेंगे सर। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। हम अगर कंट्रोल एंड जैसे मैनेजमेंट होल्डिंग देखेंगे। और पार्सली के बारे कंट्रोल में कंट्रोल देखेंगे एंड ऐसे। मैनेजमेंट इंडिया में कितना होगा तो वो रेजिडेंशियल माना जाएगा? सर मतलब ये पार्शली, मतलब पार्शली होगा तो वो रेजिडेंशियल माने जाएगा सर। और अगर टोटल होगा इंडिया में तो?
तो सर वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा अगर फंस आउटसाइड गए, इंडिया हो 2 गया मिनट तो। नहीं लगते फंसाने में तुमको। इफ टोटल सर कंट्रोल इज इन इंडिया, तो सर अगर टोटल कंट्रोल इज इन इंडिया तो जो HUF है वो रेजिडेंट होएगी या नॉन रेजिडेंट होएगी? सर रेजिडेंट। सर वो नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट होगी होगी सर। सर। सर वो नॉन रेजिडेंट होगी सर। वो रेजिडेंट होएगी बेटा। वहां जो सवाल है वो ये है कि मतलब जो आपको कन्वे किया गया है वो ये किया गया है कि पार्शियल और टोटल कंट्रोल इन इंडिया, तो दैट मींस रेजिडेंशियल। अगर टोटल कंट्रोल जो है वो आउटसाइड इंडिया हो, टोटल कंट्रोल आउटसाइड इंडिया हो, तभी जो है वो नॉन रेजिडेंट होएगी, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकती। टोटल कंट्रोल मींस एक एक डिसीजन विदेशी धरती पे लिया होना चाहिए। इंडिया में कोई एक सिंगल डिसीजन भी अगर ले लिया तो वो पार्शियल कंट्रोल इन इंडिया मान लिया गया। अगर सारे डिसीजन ही इंडिया में हो रहे हैं तो टोटल कंट्रोल है ही इंडिया में। तो अगर पार्शियल या टोटल कंट्रोल कुछ भी इंडिया में है तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है दैट इज गोइंग टू बी रेजिडेंट। और अगर टोटल कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है इन दैट केस ओनली इट विल बी नॉट रेजिडेंट। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि जो HUF है ये भी ROR हो सकती है या RNOR हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये ROR है या RNOR है? सर जैसे कि मैनेजमेंट और कंट्रोल बताया, अगर वो दोनों ही एडिशनल कंडीशन अगर फिल करता है तो फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा सर। कौन कौन? सर HUF। HUF का कैसे पता चलेगा कि ये एडिशनल कंडीशंस फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा? सर HUF को कर्ता ये को देखेंगे। कर्ता, कर्ता का जो है सर मींस कर्ता अगर को कर्ता देखेंगे। जो है वो ROR है तो आपकी जो HUF है वो भी ROR हो जाएगी। अगर कर्ता जो है वो RNOR है तो आपकी HUF जो है वो भी RNOR हो जाएगी। बस इतना सिंपल है। और अगर कर्ता नॉन रेजिडेंट हुआ तो कर्ता इज नॉन रेजिडेंट, उस केस में क्या होगा? उस केस में HUF क्या जो है वो रेजिडेंट हो सकती है। पहला कंडीशन तो ये कि आपका कर्ता इज नॉन रेजिडेंट। कैन HUF बी रेजिडेंट इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम? अगर कर्ता नॉन रेजिडेंट है HUF जो है वो रेजिडेंट स्टिल हो सकती है, क्योंकि HUF तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो हमने कंट्रोल से निकालना है। अगर एक भी कंट्रोलिंग डिसीजन इंडिया में बैठ के हो गया तो HUF जो है वो रेजिडेंट हो गई। बट कर्ता अगर नॉन रेजिडेंट है तो फिर वो वाली HUF क्या होगी? ROR होगी या RNOR होगी? RNOR। RNOR। वो HUF जो है वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बाद जो जैसे हमने HUF में निकाला है रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, बस जैसे इतना ही स्टेटस, क्योंकि यही दो जो एंटिटीज हैं, यही दो जो एसएससी हैं, एक इंडिविजुअल और एक HUF, यही जो है ये हम 2 स्टेजेस तक लेके जाते हैं कि रेजिडेंट है, इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, डीम्ड रेजिडेंट है, या फिर आगे वो ROR है या RNOR है, वो सब रेजिडेंट में करते हैं। HUF के केस में हम जो करते हैं वो इतना सा सिंपल सा काम करते हैं कि जो इंडिविजुअल HUF है वो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट और साथ में ROR या RNOR हो सकती है। बट इसके बाद जो एसएससी आ जाते हैं आपके और पर्सन्स जो हैं, लाइक फर्स्ट इज योर फर्म, सेकंड इज योर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ये जो पर्सन्स हैं 2 तरह के, ये खाली रेजिडेंट हो सकते हैं या फिर नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। तो सर इनका कंपनी। रेजिडेंशियल आता हूं बच्चे, आता हूं, 2 मिनट दे दो। ये जो है ये रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। तो अब इनकी रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंसी कैसे पता लगानी है? जैसे HUF की लगाई है बस उसी तरह से, कि पार्शियल कंट्रोल या टोटल कंट्रोल इंडिया में है तो उस केस में ये रेजिडेंट है,
और अगर टोटल कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेजिडेंट। बस इतना सिंपल। अगर जरा सा भी कंट्रोल हिंदुस्तान में है तो रेजिडेंट, अगर हिंदुस्तान में कोई कंट्रोल नहीं है तो उस केस में नॉन रेजिडेंट। अब आ जाती है इसके बाद कंपनी। नेक्स्ट इज कंपनी। तो कंपनी जो है वो दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है इंडियन कंपनी और एक होगी फॉरेन कंपनी। फर्क क्या होता है इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी में? इनकी इनकॉर्पोरेशन कहां हुई है। इनकॉर्पोरेशन मींस पैदाइश कहां की है कंपनी की। कंपनी पैदा होती है कहां पैदा होती है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में पैदा होती है। आपको अगर कोई कंपनी क्रिएट करनी है तो आपको आरओसी जाना पड़ेगा। आरओसी जाकर आप जो है एक प्रॉपर एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या जो भी है वो सारी चीजें जमा कराते हो जो आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो, और आपकी कंपनी पैदा हो जाती है। तो कंपनी जहां पे भी इनकॉर्पोरेट करी है, अगर आपने इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है तो इंडिया की होगी, और विदेश में कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, अमेरिका में करी है तो यूएस इनकॉर्पोरेटेड होगी, यूके में करी है तो यूके इनकॉर्पोरेटेड हो गई, जापान में करी है तो जापानीज इनकॉर्पोरेटेड होगी। तो वो सारी कंपनीज जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, विदेश में हुई है, वो फॉरेन कंपनीज होगी। अब इंडियन कंपनी कैन ओनली बी रेजिडेंट। वहां पर एक इंडियन कंपनी कभी भी नॉन रेजिडेंट हो ही नहीं सकती। इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होगी। ठीक है बच्चे, क्लियर? यस सर। और फॉरेन कंपनी कौन सी जो है? फॉरेन कंपनी जिसका तो फॉरेन। टोटल कंट्रोल इज इन इंडिया। पूरा का पूरा कंट्रोल मींस 100% कंट्रोल, यानी कि उल्टा हो गया अब हमारा जो एचयूएफ है या पार्टनरशिप फर्म है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उससे। वहां पर पार्शियल और टोटल था, वहां पर पार्शियल और टोटल कंट्रोल इन इंडिया था, तो वो जो है वो रेजिडेंट बन रहे थे। यहां पर हमने पार्शियल हटा दिया, यहां पर टोटल कंट्रोल इन इंडिया कर दिया, तो वो रेजिडेंट हो गए। और यहां पर उल्टा हो गया कि पार्शियल और टोटल कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है। अगर पार्शियल कंट्रोल मींस एक डिसीजन भी इंडिया से बाहर ले लिया, सिंगल मींस हमने पूरे साल में 50 डिसीजन लिए हैं, खाली एक डिसीजन सिंगापुर में बैठ के ले लिया, तो वो पार्शियल कंट्रोल आउटसाइड इंडिया हो गया, और ये कंपनी जो है ये वापस नॉन रेजिडेंट के कैटेगरी में आ गई। विदेशी कंपनी जो है वो रेजिडेंट तभी होगी जब उसका 100% कंट्रोल, यानी कि एक एक मीटिंग जो है बोर्ड की, जो वहां पे बोर्ड मीटिंग्स होती है ना, तो बोर्ड मीटिंग सारी की सारी जो है वो इंडिया में हो रही है 100%, तभी वो कंपनी जो है वो टोटल कंट्रोल इन इंडिया दिखेगा। क्योंकि जो कंट्रोल है वो बोर्ड मीटिंग से पता चलेगा कि बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है। तो सारी बोर्ड मीटिंग्स अगर इंडिया में हुई है तो मींस सारा का सारा कंट्रोल इंडिया में है, और सारा कंट्रोल इंडिया में है तो वो विदेशी कंपनी जो है वो रेजिडेंट इंडियन कहलाएगी, अदरवाइज वो नॉन रेजिडेंट। इसके साथ हमारा जो रेजिडेंशियल स्टेटस है ये एक बार मैंने दोबारा से आपको जो है वो क्लैरिफाई कर दिया। अगर अब किसी को डाउट है तो फिर डिस्कस कर लेते हैं। चले आगे। सर Sir, रेजिडेंशियल स्टेटस के सर एक दो क्वेश्चन करवा दो सर, ताकि हमें और क्लैरिटी हो जाए सर। इलस्ट्रेशन। कौन बोला? सर पूनम। अच्छा ठीक है, वर्कबुक से देख लेते हैं, बट ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते कम ही है। ये सिर्फ ऐसी ओके चीज है सर। कि छोड़ के नहीं जानी, अदरवाइज इसके सवाल ज्यादा आते नहीं है पेपरों में। आप जो है ज्यादा टाइम जो है ओके वो, सर। अब जो नेक्स्ट सैलरी और हमारे हेड्स ऑफ इनकम शुरू होने वाले हैं ना, मैं उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ। बट आप ओके एक सर। काम करना, मैं आपको वर्कबुक दिखाता हूँ, जस्ट एक बारी उस वर्कबुक से क्वेश्चंस खुद कुछ अटेम्प्ट जरूर करना। अगर कुछ डाउट, वर्कबुक देखी है ना आपने अपनी? यस सर। यस सर। क्वेश्चंस देखा है उसके? देखे थे इसका सर। इसका अटेम्प्ट किया कोई क्वेश्चन?
Yes, sir. The residence. Yes, sir. किया है? कोई डाउट Yes, किसी sir, क्वेश्चन में किया आया है। हो वो पूछ लो एक बार, वही वाला सब मतलब जिस किसी में कोई डाउट समझ नहीं लगा हो कि यार ये पता नहीं क्या कर गया, वो पूछ लो तो मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, इसमें तो अपने को पहले जो है वो इनकी इनकम कैलकुलेशंस वगैरह है तो वो करनी पड़ेंगी। अच्छा, एक इसमें वो हमने समझ ली थी, वो एक स्लाइड और थी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इनकम इज टैक्सेबल फॉर व्हाट फॉर डिफरेंट रेजिडेंसीज। व्हाट इनकम इज टैक्सेबल फॉर assessees with non-resident status। ये चीज क्लियर हो गई थी? जैसे आपकी जो है वो इनकम किस तरह से होती है, एक होती है इनकम अर्न्ड इन इंडिया, एक Yes, होती है sir. इनकम अर्न्ड आउटसाइड इंडिया, फिर एक होती है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, और एक होती है इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है ना? तो ये चीज हमने, इसमें कोई डाउट किसी को किसी भी तरह का? अगर ये इनकम अर्न्ड इन इंडिया है या इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तो ये सबके लिए मींस दोनों में से कोई भी हो, अगर इंडिया में अर्न की गई है तो चाहे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, आप रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, रेजिडेंट में आरओआर हो या आरएनओआर हो, आप कुछ भी हो, ये टैक्सेबल होएगी। अगर आपने हिंदुस्तान में इनकम अर्न करी है या हिंदुस्तान में आपने इनकम रिसीव करी है तो इट विल बी टैक्सेबल इररिस्पेक्टिव कि आप रेजिडेंट थे, नॉन रेजिडेंट थे, आरओआर थे, आरएनओआर थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट अगर आप जो है आपने इनकम जो है वो इनकम जो है वो आपने मींस इट्स इनकम अर्न्ड इन इंडिया और इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इस केस में ये टैक्सेबल होएगी। बट अगर आपने इनकम जो है वो अर्न्ड आउटसाइड इंडिया करी है तो इनकम आउटसाइड इंडिया जो है वो टैक्सेबल किसके लिए होएगी? वो खाली आरओआर के लिए होएगी, बाकी किसी के लिए मींस नॉन रेजिडेंट को उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर इनकम आपकी अर्न्ड आउटसाइड इंडिया है और रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया है। इन दोनों में से अगर एक भी चीज इंडिया में हो गई, अर्निंग या रिसीविंग कुछ भी, तो वो टैक्सेबल है। बट ये दोनों ही चीजें बाहर विदेश में हुई हैं तो आरओआर के केस में तो टैक्सेबल है, बाकी किसी केस में टैक्सेबल नहीं। आरएनओआर के केस में एक स्पेशल है कि कोई भी बिजनेस इनकम जो है जो आप विदेश में कमा रहे हैं वो टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया में, बाकी इनकम कुछ है तो वो टैक्सेबल हो जाए। ओनली द बिजनेस इनकम, आपने अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप किया है और इनकम जो है वो विदेश में आ रही है, मींस इनकम इज गेटिंग अर्न्ड आउटसाइड इंडिया, तो सिर्फ वो वाली इनकम जो है वो आपकी इंडिया में टैक्सेबल होएगी। मान के चलो आप एक वकील थे, भैया हैं, आप एक वकील बन जाते हो और आपने अपनी प्रैक्टिस जो है वो एक्सटेंड करके फॉरेन में भी सेटअप कर ली है। आप अगर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं तो वो वाली इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। बाकी आप किसी भी तरह की विदेशी इनकम करें, किसी भी तरह की विदेशी इनकम जो आप आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं या जो रिसीव और साथ में रिसीव भी आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं वो टैक्सेबल नहीं होगी। बट अगर आपने एक बिजनेस सेटअप करा है और उसकी इनकम आपको विदेश में हो रही है तो दैट इनकम इज टैक्सेबल। एनी डाउट्स बच्चे? सर ਤੁਸੀਂ वर्कबुक ਦੇ सेकंड लास्ट स्टेशन ਦਾ फर्स्ट पॉइंट करवा दो। एक मिनट ठहरो, मैं वर्कबुक था सेकंड लास्ट स्टेशन ਦਾ सर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड लास्ट इलस्ट्रेशन था या सेकंड नहीं सर इलस्ट्रेशन था? आई सेकंड लास्ट ऐसे था ही स्टेशन ਦਾ सर।
यस हाँ सर। जी, he is resident and ordinarily resident in India during the previous year, ए क्वेश्चन करा दूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहे हो, सर right? फर्स्ट पॉइंट सर, इनकम फ्रॉम हाउस Income from प्रॉपर्टी house इन। property in Sri Lanka. यस सर। सैटन श्रीलंकन नेशनल, मतलब ये इंडियन नेशनल नहीं है, ये श्रीलंका का बंदा है, discloses the following particulars of his income during the previous year 24-25। ये श्रीलंका का बंदा है और जो है वो इनकम दिखा रहा है। इसमें है क्या, ये ही इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये आरओआर है इंडिया में, ठीक है जी, इंडिया का आरओआर है और इसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो आरओआर के केस में तो जहां मर्जी बेचारा कमा ले, हिंदुस्तान में तो उसकी इनकम टैक्सेबल होनी ही होनी है। ये पॉइंट हमने यहां लिखा ना बच्चे, कि आरओआर की तो हर, उसकी तो गरीब की हर इनकम टैक्सेबल है, वो हिंदुस्तान क्या दुनिया के किसी, वो चांद पे बेचारा कमा रहा होता है उस पर भी टैक्स लगा देना है। ये तो सिंपल ही हो जाता है बिल्कुल ही, रेजिडेंट ठीक है एंड सर। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, 1 लाख रुपए आ गई इसकी इनकम टैक्स। सर एक थॉमस वाला, मिस्टर थॉमस वाला क्वेश्चन था सर। एक जो ये इसका ये एज एन आरएनओआर, अगर ये आरएनओआर है तो भी ये इनकम टैक्सेबल है। आरएनओआर के केस में उसकी इनकम टैक्सेबल कोई नहीं, कौन सी नहीं होनी है, सॉरी मैंने जो है वो थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था आपको, कि जो उसकी बिजनेस या प्रोफेशन उसने इंडिया में सेट की हुई है, मींस प्रोफेशन जो है उसने इंडिया में जो सेट करी हुई है, प्रोफेशन या बिजनेस इंडिया में सेट की है, और वो उससे रिलेटेड कोई भी इनकम वो किसी भी कंट्री में कमा रहा है, मींस फॉरेन में कहीं पे भी वो उससे रिलेटेड इनकम अर्न कर रहा है, इनकम इज गेटिंग अर्नड एनीवेयर इन एनी अदर कंट्री, तो वहां से जो इनकम है वो उसकी, मींस इस प्रोफेशन या बिजनेस उसने सेट इंडिया में किया है, इनकम वो विदेश में अर्न कर रहा है उससे, इंडिया में इनकम लेकर नहीं आ रहा है, इनकम इज नॉट गेटिंग रिसीव्ड इन इंडिया, मींस इनकम रिसीव नहीं हो रही है इंडिया में, इनकम ना इंडिया में अर्न हो रही है उसकी और ना ही इंडिया में वो रिसीव कर रहा है, तो वो वाली इनकम उसकी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है इंडिया में, एज अ रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसकी वो वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, इसके अलावा बाकी सारी इनकम उसकी टैक्सेबल है, तो रिजल्टेंटली उसकी ये जो 1 लाख रुपए की यहाँ पर इनकम है, जो उसकी प्रॉपर्टी है श्रीलंका में, उसकी इनकम भी आरएनओआर के केस में इसलिए वो टैक्सेबल हो जाती है। अगर उसका कोई बिजनेस होता, उस बिजनेस की इनकम को वो इंडिया में रिसीव नहीं कर रहा होता, तो वो एग्जेम्प्ट होती। अब अच्छा, इसमें ये रेमिट भी कर रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका रेमिटेड बाय टेनेंट टू हिम इन इंडिया, इंडिया में ये इनकम उसने भेज दी, तो दिस इज बेसिकली ए केस ऑफ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। तो इनकम, एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अगर इनकम जो है वो इंडिया में रिसीव हो गई, इस केस में वो नॉन रेजिडेंट होता तो भी वो टैक्सेबल होती, रेजिडेंट है तो भी वो टैक्सेबल है, और आरएनओआर के केस में तो वो टैक्सेबल है ही है, क्योंकि ये इनकम जो है वो इंडिया में आ ही, रिसीविंग इसकी इंडिया में हो रही है, इस वजह से ये तीनों ही केसेस में टैक्सेबल है। आरओआर के केस में अगर वो रिसीव नहीं हो रही होती तो भी वो टैक्सेबल होती। सर रिमिटेड इनकम भी टैक्सेबल होती है? अगर ये रिसीव इंडिया में नहीं कर रहा होता बेटा, इसमें जो रेमिशन है वो कैसे हो रही है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रेमिटेड बाय टेनेंट टू हिम, मींस वो इंडिया में रिसीव कर रहा है। अगर ये पहले श्रीलंका में ही लेता और उसके बाद खुद इंडिया भेजता, तो वो तब रेमिटेड नहीं होती, तब वो रीपैट्रिएटेड होती, तो रीपैट्रिएटेड इनकम टैक्सेबल नहीं है, जो इनकम डायरेक्ट इंडिया में रिसीव कर रहे हो वो टैक्सेबल, income received directly in India is taxable। ओके सर। अगर आप जो है, मींस आप मान लीजिए कि एक नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और आपकी कोई लंदन में इनकम रिसीव हो रही है, या आप जॉब कर रहे हैं, नॉन रेजिडेंट है वहां पर जॉब करते जा रहे हैं, आपको अगर इनकम जो है वो लंदन में आपने 2-3 करोड़ 5 करोड़ रुपए की सेविंग कर ली, और वो इनकम फिर अब आपने पेरेंट्स को अपने ट्रांसफर कर दी, तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, बिकॉज दैट इज नॉट इनकम ऑफ योर पेरेंट्स, आप उसको रिपैट्रिएट कर रहे हो,
तो रिपेट्रिएशन ऑफ इनकम इज नॉट टैक्सेबल, बट इफ यू आर रिसीविंग द इनकम डायरेक्टली इन इंडिया, मींस आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई हो, आपकी तनख्वाह हिंदुस्तान में आती है, आप काम जो है वो यूके में कर रहे हो, आप एम्बेसी में लगे हुए हो, तो आप अगर इनकम इंडिया में रिसीव कर रहे हो, आपको सीधा इनकम इंडिया के अकाउंट में मिल रही है, तो दैट इज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, वो उस पर टैक्स लगेगा। ओके सर। अब आप एम्बेसी में एम्प्लॉय हो, तब आप अगर एम्बेसी में जो है वो आप डिप्लोमेटिक स्टाफ में हो, तो डिप्लोमेटिक स्टाफ की ट्रीटमेंट अलग होती है, ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे, वो अभी कवर नहीं हुआ। डिप्लोमेटिक स्टाफ और एम्प्लॉय में थोड़ा फर्क होता है। हाँ जी, और क्या था? टैक्स रिजीम ओल्ड और न्यू। ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम। सो जो आज की डेट में टैक्स रिजीम चल रहा है, न्यू वाला, न्यू टैक्स रिजीम, इस केस में आपकी जो डिडक्शंस हैं वो बड़ी लिमिटेड सी हैं। न्यू टैक्स रिजीम जो है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम भी है। दिस इज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मींस आप अगर चूज नहीं करते हो अपने लिए टैक्स रिजीम, तो आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ही मिलेगा, यानी कि नया टैक्स रिजीम ही मिलेगा। तो नए टैक्स रिजीम में जो है आपको जो है यू आर बेसिकली कवर्ड अंडर सेक्शन 115 BAC करके सेक्शन है। ये सेक्शन बच्चे याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है? सेक्शन ये वाला सेक्शन एक है जो मैं बहुत ज्यादा नहीं याद कराता हूँ सेक्शन, बट ये एक सेक्शन याद कर लेना, क्योंकि इसी में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो। अब इसमें आपके जो न्यू टैक्स रिजीम है, इसमें बहुत सारी डिडक्शंस हैं जो नहीं आएंगी। जो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में वो डिडक्शंस मिलती हैं, बट न्यू टैक्स रिजीम में जैसे HRA की डिडक्शन है, हाउस रेंट अलाउंस आप सुन के आए होगे, हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में वो नहीं मिलेगी, ठीक है जी? तो आपका वो सारा का सारा HRA जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। मगर कुछ एक डिडक्शंस हैं, कुछ एक एग्जेम्पशंस हैं जो न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलती हैं, जैसे ग्रेचुटी है। ग्रेचुटी वाला सुन के आए हो बेटा या नहीं? तो सर ग्रेचुटी, ग्रेचुटी के बाद आपका लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट के बाद आपका जो है दैट इज प्रोविडेंट फंड्स। तो ये प्रोविडेंट फंड्स और ग्रेचुटी और इन सब की जो है वो आपको डिडक्शंस जो हैं वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेंगी। न्यू टैक्स रिजीम ऑल्सो कवर्स दीज डिडक्शंस। बाकी आपको डिडक्शंस जो हैं, जैसे और डिडक्शंस किस टाइप की होगी, जैसे HRA हाउस रेंट अलाउंस है, इसकी डिडक्शन आपको ओल्ड में मिलेगी, न्यू में नहीं मिलेगी। फिर आपको जो है वो LTA करके होता है या LTC होता है, उसका बेनिफिट जो है, दैट बेनिफिट यू विल गेट इन ओल्ड बट नॉट इन न्यू। न्यू में LTC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर आपको जो है वो डिडक्शंस ऑफ द टाइप्स ऑफ कंपनी लीज्ड व्हीकल, CLV, इसका परक्विजिट्स जो होते हैं, वो परक्विजिट्स जो हैं वो अगेन आपको ओल्ड में मिलेंगे, नए में वो भी नहीं मिलने हैं। फिर ऐसी कई मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिडक्शंस हैं जो आपको ओल्ड में मिल रही हैं। ओल्ड में आपकी सैलरी जो है वो आप रिड्यूस कर पा रहे हो। ये जो डिडक्शन है वो दिखाते हैं कि आपको डिडक्शन मिली, मीन्स आपको बताया जाता है कि आपकी बेसिक सैलरी जो है दैट इज 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपकी बेसिक सैलरी है। साथ में आपको बताया जाता है कि आपका जो HRA है दैट इज 50,000। तो आपका अगर 50,000 रुपए का जो है वो साथ में HRA हो गया,
तो 1 लाख रुपए के साथ 50,000 रुपए ऐड कर दो तो आपकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए हो जाती है। और अगर ये आपको, आप ये न्यू टैक्स रिजीम में हो, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो तो आपको कहा जाता है कि आपका 1 लाख रुपए तो ये है, इस 50,000 रुपए में से 40,000 जो है वो डिडक्शन है, तो आप खाली 10,000 रुपए ही आप यहाँ पर ऐड करो। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी तनख्वाह 1,10,000 रुपए मान ली जाती है। अब आप 1,10,000 और 1,50,000 इन दोनों के ऊपर मीन्स आपकी ये आपकी अगर मंथली है सैलरी, इन दोनों अमाउंट्स को जोड़ने के बाद तो ईयरली सैलरी जो है वो हो गई इधर 18 लाख और इधर जो हो गई दैट इट देन इट बिकम्स 13,10,000। मतलब 1,10,000 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 1.5 लाख को भी मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपकी टैक्सेबल, ये आपकी ईयरली सैलरी होगी 18 लाख और इधर होगी ये 13,10,000। अब यहां पर जो है ये मान लो कि यहीं पे ये टैक्सेबल बन गई, दिस बिकम्स योर टैक्सेबल सैलरी ऑल्सो, कि इसी के ऊपर टैक्स लगना है। हालांकि इन दोनों के ऊपर जो है एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हमें मिलती है, 1 मिनट को भूल जाते हैं कि हमें कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होती। तो ये 18 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो न्यू टैक्स रिजीम में उसके स्लैब रेट्स अलग होंगे। उसके स्लैब रेट्स अगर इस साल के देखेंगे हम तो 4 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होएगी। और यहां पर जब 13,10,000 का देखेंगे तो यहां पे मात्र 2.5 लाख रुपए की इनकम एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है बच्चे। और यहां फिर 4 लाख के बाद जो है 4 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक की जो इनकम है इसके ऊपर 5% टैक्स होएगा न्यू टैक्स रेट्स में। और इसके ऊपर जो है ये 2.5 लाख से लेके 3 लाख मीन्स खाली 50,000 रुपए के ऊपर ही 5% का टैक्स होएगा। तो इन दोनों के टैक्स स्लैब्स अलग अलग है। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट अलग है और ओल्ड टैक्स रिजीम में ओल्ड टैक्स रेट अलग है। तो जो ज्यादा अट्रैक्टिव टैक्स रेट्स है वो न्यू टैक्स रिजीम में है। बट ओल्ड टैक्स रेट में आप अपनी सैलरी को रिड्यूस कर सकते हो, उसको आप जो है डिडक्शंस दे के आप जो है अपनी इनकम कम कर सकते हो। जैसे आप एक घर खरीद सकते हो, उस घर के ऊपर ब्याज जो जाएगा 2 लाख रुपए तक का ब्याज जो होगा उसको भी जो है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर डिडक्शन दे दी जाएगी। तो एक सिंगल लाइन में मीन्स या एक सिंगल क्लास में आधे घंटे की क्लास में ये चीज कवर करनी थोड़ी मुश्किल है कि कौन सी ओल्ड में एग्जेम्प्ट है और कौन सी न्यू में एग्जेम्प्ट है। उसके लिए आइडियल है कि आप जो है वो सारे स्लाइड सेट देख लो कि इसकी डिडक्शन ओल्ड में मिलती है, इसकी नहीं मिलती है, बस ऐसे याद हो जाती है मीन्स इसको कॉम्प्रीहेंड करके जो है आप रट्टा नहीं मार सकते हो। मैं अगर एक बार आप पढ़ा भी दूं तो हर चीज रटने का मजमून नहीं है ना। आपको जो है एक एक पॉइंट समझ में आता जाएगा, हर एक पॉइंट के साथ एक स्टोरी बनती जाएगी, वो आपके दिमाग में बैठता जाएगा। एक स्टोरी मैं बना के आपको दूंगा तो आपके दिमाग में कुछ आधा चला जाएगा, फिर आप एक अपनी स्टोरी खुद बना लोगे, फिर वो पूरा चला जाएगा। तो 2 4 5 सवाल हाथों से निकालोगे, याद हो जाएगा। बट टाइम लगेगा याद करने में। आप कहो कि फ्रस्ट्रेशन होने लगी है, याद तो हो नहीं रहा, तो फिर वही रसरियावत जात वाला ही जो है यहाँ पे भी कंसेप्ट रहेगा। इस वजह से जो है फिर वही स्टोरी आ जाती है कि IGST इज अ बेटर बेट। पास करने के लिए जो है हमने उस पे ज्यादा रिलाई करना है। हमको भाई 100 में से नंबर कितने चाहिए, 60 70 ही तो चाहिए कॉन्फिडेंट होने के लिए। तो वो 60 में से 40 तो हम GST के लिए कराएंगे, 10 जो है हम कस्टम्स के लिए कराएंगे, तो 50 में से 40 नंबर तो हम वहीं से लेकर आने हैं। बाकी 20 25 हम इनकम टैक्स से खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। याद काफी कुछ करना पड़ेगा। सर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ਦੇ ਬੇਟਾ ਰੇਟ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। I think for you the relevant assessment year is going to be assessment year 2025-26। तो दूसरा जो आज की डेट में असेसमेंट ईयर चल रहा है दैट इज 2026-27 मींस इन दोनों का ये असेसमेंट ईयर हो जाए तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ प्रीवियस ईयर जो कहलाता है, ये प्रीवियस ईयर इसका हो गया 2024-25 और इसका जो प्रीवियस ईयर हो गया
वो हो गया 2025 26। तो इसके जो रेट्स याद करने हैं बड़े आसान है। अप टू ₹4 lakhs ये नील है, और सॉरी ये अप टू ₹3 lakhs यहाँ नील है, और यहाँ पर ये जो है अप टू ₹4 lakhs जो है वो नील। ये यस यहाँ सर, यहाँ यहाँ 3 लाख है और यहाँ 4 लाख है। यस उसके बाद सर, यहाँ यस सर। 3 का पाड़ा लगाना है और यहाँ 4 का पाड़ा लगाना है, बस और कुछ नहीं करना। 3 से लेके 6 तक 4 5%, से 8। यहाँ 4 से 8 जो है वो 5%। मीन्स इट्स फोर, यहाँ 3 का टेबल लगाना है या 4 का टेबल लगाना है, और 5% से बढ़ाते जाना है। ये 5 का 10 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। बस इतना सही है, और आपको ये ज्यादा याद भी नहीं करने हैं, क्योंकि आपको आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना वो टैक्सेबल इनकम निकालना है। टैक्स निकालना तो बच्चों का खेल है। वो जब हम पढ़ते होते थे ना टैक्स निकालने वाला कंसेप्ट, तो 10th क्लास में सवाल आता होता था, आईसीडब्ल्यू में तो कोई पूछता ही नहीं था, बट अब पूछते हैं तो ये टेबल याद कर लेना। मतलब ये 4 to 8 lakhs, 8 से 12 lakhs जो है ये 10% हो जाएगा। फिर 12 से 16 लाख तक जो है ये 15% हो जाएगा। 16 से 20 तक जो है वो 20% हो जाएगा। 20 से 24 तक जो है वो 25% हो जाएगा, और फिर 30 लाख से ऊपर जो है फिर 30% हो जाएगा। इट गोज लाइक दिस। 24 से ऊपर 30% हो जाएगा। तो इट्स दैट सिंपल। ठीक है भाई। यस सर। एचआरए का क्वेश्चन कर लें एक। एचआरए पढ़ के आए हो? तो सर, एचआरए तो था ना पढ़ने का, यस सर। या था, या रेजिडेंशियल स्टेटस में थक गए? एक रेजिडेंशियल, एक एचआरए का एक सवाल जो है वो हम बना लेते हैं। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो जाएगा ना, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया ही नहीं। क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो पढ़ना जरूरी है, बट देन अगेन वी हैव टू स्टडी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। सो दैट्स एन इम्पोर्टेंट वन, एचआरए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, कराऊ ना एचआरए। यस सर। इसके बाद जाके अब इसकी जो है वो वीडियो देखनी है आपने, एचआरए वाली जो है। आई थिंक वीडियो नंबर ओके 7 सर। इज ऑफ एचआरए। आपको यस 8 सर। तक करके आनी थी। जो हमारी डिस्कशन एग्रीमेंट हुआ था वो ये था कि आप जो है वो जो इनकम टैक्स के वीडियोस हैं वो वीडियो नंबर 8 तक देख कर आओगे। अभी आप 7 भी नहीं देखे हो, तो मैं एचआरए का जो है आपको अब जो है वो कर देता हूँ शुरुआत। तो आप वीडियो उसके बाद देख लोगे, और नेक्स्ट वीडियो जो बच्चे आप देख कर आओगे, दैट विल बी कवरिंग, दैट शुड बी कवरिंग ग्रेचुटी, दैट शुड बी कवरिंग लीव एनकैशमेंट। ठीक है, देन दैट शुड बी यस सर। कवरिंग ग्रेचुटी, ग्रेचुटी के बाद लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट के बाद पेंशन। मींस ये सारे के सारे रिटायरल बेनिफिट्स हो गए आपके, ये वाले जो है ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन। और इसके बाद आप पर्क्स जहां पर शुरू हो रहे होंगे, परक्विजिट्स जहां शुरू हो रहे होंगे, बस शुरू करते ही छोड़ देना। परक्विजिट्स के शुरू होते ही छोड़ देना। और ये चीज जो है, अब थक चुके हो गए पढ़ते पढ़ते आजकल? हेलो, यस सर। बोर हो रहा है, बोरिंग हो रहा है क्या काम? मतलब पढ़ाई जो बोरिंग हो रही है नो क्या? सर। नो सर। तो परक्विजिट्स का जो स्टार्ट वाला स्लाइड है बस वहां तक पढ़ के आना है हमने। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी के बाद लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट के बाद पेंशन, और साथ में प्रोविडेंट फंड। बस प्रोविडेंट फंड तक पढ़ाना, परक्विजिट छोड़ देना। प्रोविडेंट फंड मींस ओके ये सर। इतना हिस्सा अब अगली बार कवर करके आना है आपने। और एचआरए में आपका अभी करा रहा हूं ताकि आपको एचआरए की स्लाइड में जरा सी भी दिक्कत ना हो। जिसने पढ़ के आया वो बहुत अच्छा, वो मेरी हेल्प करे। ठीक है भाई, एचआरए जो पढ़ कर आया है वो मेरी ओके हेल्प सर। करेगा। कितनों ने पढ़ा है एचआरए?
हाउ मेनी ऑफ यू? जिसने पढ़ा अपना नाम बोल दो। सर मंत्र किसी ने नहीं पढ़ा? हाँ जी, बस एक सर एक स्टूडेंट मनप्रीत करके आया कौर। है। हाँ जी, एक ही करके आया, बाकी कुछ नहीं करके आया। ठीक है, सर महक, सर महक। अच्छा, महक भी पढ़ के आई है, वेरी गुड। ठीक है, आप दोनों बच्चे मेरी हेल्प करो साथ में, तो हम करते हैं इसको। तो अब इसमें हम जो है एक इलस्ट्रेशन एज्यूम कर लेते हैं। वन पर्सन रामलाल, ठीक है जी, रामलाल इज वर्किंग इन दिल्ली, दिल्ली में ये बंदा काम करता है, ठीक है, एंड इज एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, ड्रॉज सैलरी एज फॉलोज, इस तरह से इसकी सैलरी है। या हम एक वर्कबुक का ही क्वेश्चन कर लें, मीन्स खुद क्वेश्चन बनाने से अच्छा है कि हम वर्कबुक पे रिलाई कर लेते हैं। आप एक बार उसको देख भी सकते हो। द ओनली थिंग इज कि हम जो वर्कबुक टच करेंगे वो हम जो है उसका एक पार्शियल क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्वेश्चन ना करके, ताकि और चीजें टच ना हो हमारी। हाँ, ये हमारा जो है इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसको हम देखने जा रहे हैं। तो मिस्टर राहुल इज द डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी होगी, सरकारी वो छोड़ दिया हमने, और ये चेन्नई में है, इट इज इन चेन्नई। He furnishes the following particulars of his income for the financial year 24-25, 24-25 की ये बात कर रहा है, तो असेसमेंट ईयर हमारा हो गया 2025-26, ठीक है जी। इसकी बेसिक सैलरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो 40,000 रुपए पर मंथ है। फिर उसका डियरनेस अलाउंस वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज एट द प्राइस एट द रेट ऑफ 50% ऑफ बेसिक सैलरी। और ये जो आगे लिखा हुआ है बच्चे, एचआरए निकालने के लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है जी। तो ये बी भी जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया, बेसिक सैलरी ए भी इंपॉर्टेंट हो गई, बी भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब तीसरा हमारे लिए आ जाता है, वो आ जाता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस एट दी प्राइस, कितना है ये, 2,500 रुपए पर मंथ मिल रहा है इसको, एचआरए जो है। हमें बेसिक सैलरी पता चल गई, हमको डियरनेस अलाउंस पता चल गया, हमको हाउस रेंट अलाउंस पता चल गया। ड्यूरिंग द ईयर 2025 he stayed in a rented house in Chennai paying monthly rent of rupees 3,000, 3,000 रुपए महीने का ये रेंट दे रहा था। बस हमने इतना ही सवाल करना है, हमने यही तीनों अगर इसकी सैलरी की चीजें मिल रही हैं, बाकी कुछ नहीं मिल रहा, बाकी डी से लेकर जे तक जो है वो हम पढ़ते हैं, पढ़ ही नहीं रहे कि वो कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा। अब इसके बेसिस पे हमको अपनी इसकी टैक्सेबल सैलरी कंप्यूट करनी है। तो लेट्स कंप्यूट दैट टैक्सेबल सैलरी हियर फॉर हिम। इसको हम स्प्लिट व्यू कर सकते हैं, इसको लेफ्ट स्प्लिट कर दें, और ये जो है इसको मैं स्प्लिट करके स्प्लिट व्यू में, तो इसकी जो बेसिक सैलरी है बच्चे वो कितनी बताइए हमको, 40,000 पर मंथ। 40,000 पर मंथ। 40,000 पर मंथ, तो पूरे साल की कितनी होगी, 60,000। 40,000 4,80,000। पर मंथ, तो 4,80,000 जो है वो साल की होगी 2024, 4,80,000, यस सर। 4,80,000। डियरनेस अलाउंस कितना हो गया, डियरनेस अलाउंस जो है वो पूरा टैक्सेबल होता है, 50%। ठीक है जी। डियरनेस अलाउंस जो है दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, चाहे किसी को भी मिल रहा हो,
तो वो डियरनेस अलाउंस कितना है? 50% 50%। ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 50% यानी कि 20,000 रुपए हो गया। तो ये जो है ये कितना हो गया? यस 2,40,000 रुपए। यस सर। क्लियर? अब तीसरा जो इसको मिल रहा है दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। तीसरी चीज मिल रही है वो है हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस में क्या होता है? एक तो ये जो है दिस इज डिडक्टेबल ओनली इन ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में ये डिडक्टेबल होगा ही नहीं। ठीक है जी? ओल्ड टैक्स रिजीम में ही इसकी डिडक्शन मिलेगी, और इसकी डिडक्शन कितनी मिलनी है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। सिर्फ ये जो इन तीनों में से तीन अमाउंट लिखूंगा, इन तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट होगा। ठीक बच्चे? तो पहला एग्जेम्प्ट क्या होगा? मींस अब उसके लिए फिर दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशंस क्या है? मींस पहली वाली कंडीशन जो है वो ये है कि एम्प्लॉय रहता कहां पर है। अगर किसी मेट्रो सिटी में रहता है तो ये तीन कंडीशंस मेट्रो वालों के लिए है। तो मेट्रो के लिए जो है ये कंडीशंस है। मेट्रो का मतलब हो गया दिल्ली, बॉम्बे, बॉम्बे या मुंबई, चेन्नई, और चौथी सिटी है कलकत्ता। इन चारों शहरों में से किसी एक शहर में रहता है तो उस केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है? 50% ऑफ सैलरी। सेकंड क्या है? एच आर ए रिसीव्ड। जितना एच आर ए उसको मिला है वो। तो 50% ऑफ सैलरी क्या हो गया? इसकी सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी की डेफिनेशन जो आती है वो क्या है? सैलरी की डेफिनेशन जो है हमको दी हुई दैट इज बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस कौन सा? वो वाला डियरनेस अलाउंस जो उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए जो है वो दिया हुआ है। जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जो है वो ऐड किया जाएगा। जब वो रिटायर होगा तो उसकी डियरनेस अलाउंस उसकी बेसिक सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, और उसकी जो है वो टैक्सेबल सैलरी, उसकी जो है वो रिटायरमेंट की सैलरी कितनी बनती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो कैलकुलेट की जाएगी। वो वाला डीए। तो डीए which is used for retiral benefits। और तीसरा इसमें क्या है? तीसरा इसमें ऐड होगा प्लस कमीशन। अगर इसको कोई मिशन। कमीशन मिलती है और वो कमीशन जो है वो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है, मींस उसने कोई सेल करी है उस उसका कुछ परसेंटेज इसको मिलता है, वो तो ये तीन चीजें जो है उसकी सैलरी निकालने के लिए ऐड करनी है। इन तीनों में से दो तो हमने देख ली, ऊपर जो है हमको पता चल गई। जो थी जो दो थी वो वही थी ना, कि आपकी एक तो डियरनेस अलाउंस 50% ऑफ बेसिक सैलरी और एक बेसिक सैलरी। इसके अलावा इसे कोई कमीशन मिली है एक बार पढ़ लेते हैं। इसकी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ही कंट्रीब्यूट्स 15% टू आरपीएफ, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, हिज एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड 1200 सीसी की कार इसको दी हुई है, ही वाज प्रोवाइडेड सर्वेंट फॉर हिज डोमेस्टिक वर्क। तो इसकी कमीशन कुछ नहीं है। तो इसकी सैलरी जो है वो एक महीने की कितनी हो गई? इसकी सैलरी एक महीने की जो है दैट इज, इधर क्यों आ गया यार, 4,80,000। एक महीने की बेटे बच्चे कितनी हो गई? एक महीने की सैलरी इसकी 40 इधर और 20 इधर, 40,000। 60,000 रुपए इसकी एक मंथ की सैलरी हो गई। तो 50% ऑफ सैलरी जो है वो कितना हो गया? 30,000। 50% ऑफ 60,000। ठीक है ना? ये 60,000 का ये 50% जो है वो 30,000 रुपए बन गया। एचआरए कितना मिला है इसको? 2,500। ये दो अमाउंट क्लियर हो गए? ये 2,500 रुपए यहाँ पे लिखा हुआ है ना बच्चे। हाउस रेंट अलाउंस 2,500 पर मंथ। चलें आगे? हाँ जी।
तीसरा जो अमाउंट है इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। मीन्स 10% जो इसकी सैलरी इसने रिसीव करी है उससे 10% से ऊपर का रेंट कितना दिया है इसने। तो एक्सेस ऑफ रेंट पेड कितना है, मीन्स अगर इसका रेंट पेड निकाला जाए तो कितना है, हमने इसे रेंट पेड दिखाया ना 3,000 रुपया मेरे ख्याल में। रेंट पेड कितना है, he stayed in a rented house paying a monthly rent of rupees 3,000 पर मंथ। तो 3,000 रुपए इसका रेंट हो गया। तो यहां ये आ गया एक्सेस ऑफ रेंट पेड 3,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है जो पहले महीने में रिसीव करी है इसने बच्चे, 60,000। 60,000 का 10% कितना हो गया, 6,000। तो ये अमाउंट तो जीरो हो गया, 3,000 में से 6,000 गए तो माइनस 3,000 बनता है। तो एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी तो जीरो है। तो अब इसकी एग्जेम्पशन कितनी मिले बनेगी, तो इट विल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ना 30,000 एग्जेम्पशन मिलेगी, ना 2,500 मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो इसका जो HRA टैक्सेबल होगा वो कितना होगा, सारा का सारा ही टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि एग्जेम्प्ट कितना है हाउस रेंट, इसमें एग्जेम्पशन कितनी है, दैट इज जीरो। तो जीरो जो है अगर मैं डियरनेस अलाउंस या HRA डालूंगा तो एग्जेम्पशन जीरो है। तो पूरा का पूरा जो है वो टैक्सेबल है। यहाँ पे ये जो अमाउंट बनेगा टैक्सेबल वो कितना होगा, 2,500 इंटू पूरा 2,500 का 2,500 टैक्सेबल है, तो 2,500 इंटू 12, सो दैट बिकम्स 30,000। तो ये सारा का सारा टैक्सेबल बन गया इसका। आई होप आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। सर आया हेलो, है। आ गया है? किसको आया है? सर थोड़ा थोड़ा आया है, अर्चना। अर्चना थोड़ा थोड़ा आया है। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा गलत चूज कर लिया मैंने, पहले पढ़ा नहीं हुआ था, मुझे आइडिया नहीं था कि इसमें कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं है। मैं इसीलिए जो है वो वापस से एक छोटा सा क्वेश्चन और करके इस क्लास को खत्म करता हूँ। अगले 5 मिनट में जो है मैं करा दूंगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। अगर थोड़ा थोड़ा आया है तो देन वी आर इन दी प्रोडक्टिव फील्ड। मैं क्वेश्चन एक अपने आप ही फ्रेम कर लेता हूँ, तो उससे चीजें आसान हो जाएंगी। एक आगे पीछे भी हम नहीं जाएंगे, सिंगल पेज पे रहेंगे तो भी चीजें इंप्रूव होंगी। तो वही हम वापस रामलाल पे ही आ जाते हैं, हमारे लिए रामलाल ही काम आएगा, बाकी हमें ये बाकी नाम हमें मुश्किल कर देते हैं। सो रामलाल जो है इसकी बेसिक सैलरी है दैट इज 1,00,000 रुपए महीने की। ठीक है बच्चे, 1,00,000 रुपए की महीने की सैलरी है, दिल्ली में नौकरी करता है। डियरनेस अलाउंस के नाम पे रामलाल को 20,000 रुपए महीना मिलते हैं, ये पर मंथ सैलरी है उसकी। ठीक है बच्चे, अब यस सर। डियरनेस अलाउंस के नाम पे उसे 20,000 रुपए मिल रहे हैं, और साथ में जो है वो कमीशन भी मिलती है इसको। और कमीशन जो है उसकी एवरेज जो है वो 10,000 रुपए की हो जाती है, 10,000 रुपए की इसको कमीशन मिल जाती है। एंड दिस कमीशन इज ऑन टर्न ओवर बेसिस। सवाल में बड़ा क्लियर लिखा होना चाहिए कि वो टर्न ओवर बेसिस पे है। ये भी बड़ा क्लियर लिखा होना चाहिए कि ये रिटायरल बेनिफिट्स में यूज होती है डियरनेस अलाउंस। नहीं तो ये आपकी सैलरी टैक्सेबल तो होगी, मगर वो जो 50% ऑफ बेसिक निकालनी है उसमें नहीं डाल सकते आप। उसमें हम तभी डाल सकते हैं जब ये हमें दो चीजें लिखी होंगी कि ये रिटायरल बेनिफिट्स के लिए काम आएगी और ये टर्नओवर बेसिस पे है। अगर ये नहीं लिखी हुई तो टैक्सेबल तो तब भी है, मगर वो जो 50% ऑफ बेसिक सैलरी है तब कैलकुलेट करने के हमारे ये काम नहीं आएगी। अब हमारी टैक्सेबल सैलरी हमने निकालनी है। अब तीसरी चीज, चौथी चीज हमको दी हुई है HRA। इस बंदे को HRA जो है वो मिल रहा है 50,000 रुपए पर मंथ का। 50,000 रुपए इसको HRA मिलता है, और ये रेंट पे करता है हर महीने रुपीज 80,000 का। 80,000 रुपए ये किराया देता है पर मंथ। अब हमको इसकी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है बच्चे, ये इतना सा सवाल। होप यू आर विद मी। समझ में आया सवाल, समझ में आया? यस सर। यस सर। अब इसकी बेसिक सैलरी कितनी हो गई, बेसिक सैलरी वगैरह तो जोड़नी ही है। तो अब मतलब इसका जो है
चलो वहीं से शुरू करते हैं। बेसिक सैलरी, ये पर मंथ है और ये पर एनम है, पूरे साल की भी हमने करनी है ना। तो बेसिक सैलरी पर मंथ जो है दैट इज 1 लाख, पर एनम जो है वो 12 लाख रुपए की होगी। ठीक है। डियरनेस अलाउंस कितना हो गया? 20,000, और ये जो है 2,40,000 हो गया। कमीशन कितनी है? 10,000, और ये जो है ये 1,20,000 हो गई। अब हमने जो चौथी चीज इसमें डालनी है वो डालनी है HRA। HRA जो है वो 50,000 रुपए पर मंथ का है, बट वो 50,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं है। हम यहाँ पर टैक्सेबल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टैक्सेबल कितना है उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर नोट्स बनाएंगे। ये हमारे वर्किंग नोट्स होंगे, जो हम एग्जाम में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो इस हिसाब से करेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ये सोल्यूशन है, और इसके नीचे हमारे वर्किंग नोट्स की जगह है जो हम दिखा रहे हैं। तो HRA जो है ये रहता कहाँ है? हमने बताया है रामलाल जी रहते हैं दिल्ली में। अगर ये दिल्ली की जगह जो है वो किसी अदर स्टेट में रहते हो, नॉन मेट्रो में रहते होंगे, नॉन मेट्रो के केस में जो है, मेट्रो के केस में क्या होता है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है? पहला है 50% ऑफ सैलरी, ठीक है ना बच्चे। सेकंड जो है दैट इज HRA रिसीव्ड, कितना हमने HRA रिसीव किया है। तीसरा हमारा क्या है? एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो 50% ऑफ सैलरी कितनी हो गई? हम पर मंथ का ही निकाल लेते हैं, जो भी निकलेगा उससे 12 से मल्टीप्लाई करके पर एनम बना लेंगे, चलेगा ना। यस सर। तो 50% ऑफ सैलरी कितनी हो गई? 50,000। 50। नहीं, 50,000 नहीं। अब सैलरी की डेफिनेशन जो है हमारी वो क्या थी? सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, DA एंड कमीशन। तो सैलरी हमारी जो है वो 1,30,000 है। 1,30,000 का 50% जो है वो 65,000 हो गया। ठीक है जी। तो इट इज 50% ऑफ 1,30,000। ये 1,20,000, ये 10,000, 1,30,000 का 50% 65,000। क्लियर है? सर कमीशन भी ऐड किया? हाँ बच्चे, कमीशन भी ऐड किया, क्योंकि कमीशन जो है वो ऑन टर्नओवर बेसिस है ना। बस यही तीनों चीजें ऐड करनी है। अगर कमीशन ऑन टर्नओवर बेसिस है तो ऐड होएगी, डियरनेस अलाउंस रिटायरल बेनिफिट्स के लिए है तो ऐड होएगी, और बेसिक सैलरी तो ऐड होनी ही होनी है। बाकी दो कंडीशनल है, बेसिक सैलरी तो होनी ही होनी है। यस सर। ठीक है। सर तो अगर ये वहाँ हमारा पे जो है, हाँ जी बोलो। सर अगर वहाँ पे टर्नओवर बेसिस नहीं मेंशन किया तो फिर हम नहीं ऐड करेंगे? आप ऐड नहीं करेंगे, और नीचे यहाँ वर्किंग नोट्स में लिख कर आएंगे बाकायदा कि क्योंकि ये कमीशन बेसिस पे नहीं बताया गया है इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। ओके सर। अगर वो बेचारा खुद मान रहा है तो भी वो तुम्हारी बात मान ले कि भाई ये बच्चा पढ़ा लिखा है, इसे पता है। ठीक है जी। यस सर। अब ये 65,000 हो गया। HRA रिसीव कितना करा है इसने? 50,000। तो HRA रिसीव्ड जो है वो 50,000 है। और अब ये तीसरा वाला पॉइंट 50,000 वाला, तो ये तो गिवन ही था ना हमें, दिस इज गिवन। और अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पे कितना किया है? रेंट पेड इज इक्वल टू 80,000। 80,000 रुपए रेंट देता था ये महीने का। ये हमने देखा, यस लिखा था सर। ना सवाल में, रेंट पेड 80,000 पर मंथ। दिल्ली में रेंट 80,000 रुपए लोग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लेस क्या करना है? एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो लेस क्या करना है हमने? 10% ऑफ सैलरी निकालनी है। सैलरी कितनी थी? 1,30,000। ये 1,30,000 है ना सैलरी मंथली। तो यस इसका सर। यस सर। 1,30,000 का 10% कितना हो गया बच्चे? 13,000। 1000। यस सर। तो अब इस 13,000 को माइनस कर देंगे 80,000 में से, तो कितना आ जाएगा? 67,000।
67,000। तो ये 67,000 जो है ये इधर आ जाएगा। अब हमारा ये क्या है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, इन तीनों में से जो लोएस्ट अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो लोएस्ट कौन सा हुआ इसमें? 50,000 सर। ये वाला 50,000 अमाउंट आपका 50,000 एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है ना, 50,000 एग्जेम्प्ट हो गया। तो एचआरए रिसीव कितना हुआ है? 50,000। एग्जेम्प्ट कितना है? -50,000 एग्जेम्प्ट हो गया। तो ये आपको जो है यहाँ पर ये एचआरए टैक्सेबल कितना हो गया? 0। मीन्स 50,000 मिला था और 50,000 का 50,000 ये एग्जेम्प्ट हो गया। तो ये हम टैक्सेबल ये पर मंथ निकाल रहे हैं, ये 0 हो गया। तो ये पर एनम के लिए 12 × 0 ये भी 0 हो गया। तो आपकी टैक्सेबल सैलरी जो है वो कितनी बन गई? 12 और 2 14 और 1 15,60,000 रुपए जो है ये आपकी टैक्सेबल सैलरी बन गई। बस इतनी सी कंप्यूटेशन आपको जो है एचआरए की आती है तो कर। अब एचआरए के क्वेश्चन में अगर वो आपको कॉम्प्लिकेट करना चाहे तो इसमें भी कर सकता है। इसमें कैसे करेगा कॉम्प्लिकेट आपको? इसमें वो आपको बताएगा कि आपको जो साल जब वो दिखा रहा है तो 6 महीने बाद आपकी दिखा दे इंक्रीमेंट लगी है, 6 मंथ्स के बाद आपकी सैलरी चेंज हो गई। मीन्स बेसिक सैलरी जो 1 लाख रुपए थी वो 1,10,000 हो गई, जो एचआरए आपको 50,000 मिल रहा था वो 55,000 हो गया। तो आपको वो जो है कैलकुलेशन 6-6 महीने की 2 बार करके करनी पड़ेगी। फिर वो आपको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दे कि आपने जब आपकी तनख्वाह 1 लाख से 1,10,000 हुई या सब कुछ बढ़ा तो आपने घर चेंज कर लिया, अब आप जो किराया पहले 80,000 दे रहे थे अब आप 1 लाख रुपए के किराए पे शिफ्ट हो गए। तो आपने वो काम खाली साल में आखिरी 2 महीनों में किया है तो आपको 3 कंप्यूटेशन बनानी पड़ेंगी। आपको मंथ वाइज कंप्यूटेशन जो है वो पहले 6 महीने के लिए बनानी पड़ेगी, फिर दूसरे मंथ की कंप्यूटेशन जो दूसरी जब आपकी इंक्रीमेंट हुई वो हो सकता है 3 या 4 महीने के लिए बनानी पड़ेगी। फिर आपको आखिरी 2 या 3 महीने की कंप्यूटेशन, आपने घर चेंज कर लिया, आपका किराया बदल गया, उसकी बनानी पड़ेगी। फिर आपको जोड़ के सवाल बनाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन इस टाइप से बन जाएगा। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तो आपके दिमाग को टेस्ट करना है। ये चीजें तो बदल जाएंगी, यही एग्जाम आपका जीवन भर काम नहीं आना, बट आपका जो ब्रेन ग्रूम किया होगा वो जिंदगी भर काम देगा आपको। आपका ब्रेन ग्रूम करना है हमें। ठीक है बच्चे, क्लोज करें आज का यस दिन? सर। चलो गुड यस नाइट। सर। और अगली बारी जो है आपने जो वो चैप्टर है जो मैंने बताए हैं उससे रिलेटेड करके आना है। मैं इन द मीन टाइम आपको जो है स्लाइड सेट्स जो है आपके जो चैप्टर्स जो है आईटी के जो हमने स्लाइड्स बनाए हुए हैं उनके नंबर्स भी शेयर कर दूंगा। डेफिनेटली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7 नंबर। 7 नंबर जो है वो आपका एचआरए कवर कर रहा है। उसके बाद आपकी जो है वो ग्रेचुटी, ग्रेचुटी के बाद लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट के बाद आपकी जो है वो पेंशन, पेंशन में कम्यूटेड पेंशन भी होती है और प्रोविडेंट फंड। ये सब चीजें आपने सुन के आनी है। बाकी जो है उसकी कंसोलिडेशन हम मिलके करेंगे। और अभी ये सुननी है मगर साथ में ये नहीं कि ये जो अभी हमने पढ़ लिया इसको छोड़ देना है। इसके सवाल बेटा वर्कबुक में बनाओ आप। ओके सर। मेहनत का काम है ये, जो 3-4 महीने हैं बचे हुए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये मेहनत कर लो। उसके बाद आप ऑटो मोड में आ जाओगे, फिर आपका दिल ही नहीं करने का कि इसको छोड़ा जाए। मीन्स पहला पड़ाव थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं, ध्यान रखना। एंड वी रिपीट, थिंग्स दैट आर लाइटली गॉट हैव लिटिल वैल्यू। आपकी चीज जो है जिसके ऊपर आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो इसकी वैल्यू जिंदगी भर रहनी है, बहुत काम आनी है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। चलो जी।